नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रबंध का उद्देश्य क्या है। अब आज एक नया टॉपिक आपके सामने है, प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी संगठन हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सैन्य संगठन हो, कोई भी संगठन, जहाँ प्रबंध नहीं होगा वो संगठन कभी अपने लक्ष्यों को उचित समय में प्राप्त नहीं कर पाएगा। जहाँ प्रबंध नहीं होगा वह संगठन निश्चित रूप से असफल हो जाएगा। प्रबंध इतना महत्वपूर्ण है। अगर किसी संस्थान में प्रबंध है तो वह संस्थान बहुत आगे बढ़ सकता है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। आज तो बिजनेस करना बहुत जटिल हो गया है, ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा है। बिजनेस के यानी व्यवसाय के नए नए स्वरूप आपके सामने हैं। व्यापारी अपना माल बेचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, अपने लाभों को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, अपने खर्चों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन सफल वही हो रहा है जिसका प्रबंध अच्छा है। प्रतिस्पर्धा का सामना करना, प्रबंध के महत्व का प्रथम बिंदु। आज के समय में व्यवसाय के प्रत्येक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे उत्पाद बनाएं जो हर कोई नहीं बना सकता हो, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया हो, उसका मूल्य कम हो, ठीक है ना। ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रबंध करना पड़ेगा। किस चीज़ का? सामग्री का प्रबंध करना पड़ेगा, श्रम का प्रबंध करना पड़ेगा, पूंजी का प्रबंध करना पड़ेगा। सब कुछ प्रबंध में ही निहित है। प्रतिस्पर्धा में जीतना चाहते हो, प्रबंध करो। आप भी अपने विद्यार्थी जीवन में कंपटीशन में आगे जाना चाहते हो, समय का प्रबंध करो, अपना स्वयं का प्रबंध करो, अपने आवश्यक कार्यों का प्रबंध करो। प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए प्रबंध आवश्यक है। नंबर 2, संसाधनों का समुचित उपयोग। प्रत्येक व्यवसाय में संसाधन होते हैं। प्रत्येक व्यवसाय में मानवीय संसाधन भी होते हैं और भौतिक संसाधन भी होते हैं। इन संसाधनों की जो मात्रा होती है बहुत सीमित होती है, ठीक है ना। और सीमित मात्रा में जो संसाधन होते हैं इनका यथोचित उपयोग किया जाए तो कम संसाधनों में भी संस्थान ज़्यादा से ज़्यादा कार्य संपन्न कर सकती है। एक संसाधन के अनेक उपयोग होते हैं। सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता है। तो संसाधनों का अगर समुचित उपयोग करना चाहते हो तो प्रबंध ही इसमें अपना योगदान देता है और मदद करता है, ठीक है ना। क्योंकि हम ये चाहेंगे कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है उसका उपयोग हम उस जगह करें जहाँ उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। एक विज्ञान विषय वाला विद्यार्थी है, उसके घर की आर्थिक स्थिति सामान्य है और उसको ज़रूरत है कि वो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित, इन सभी विषयों में अतिरिक्त पढ़ाई करे, कोचिंग करे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसके पिताजी, उस विद्यार्थी के पिताजी कुछ विषय में ही, एक दो विषय में ही उसको कोचिंग करवा सकते हैं, यानी संसाधन सीमित है। तो विद्यार्थी क्या करेगा? प्रबंध करेगा। क्या मैं गणित स्कूल में पढ़ सकता हूँ? मेरे कोई बड़े भाई बहन हैं जो मुझे पढ़ा सकते हैं, या मैं अपने लेवल पे उस सब्जेक्ट को कवर कर सकता हूँ? वो गणित का ट्यूशन नहीं करेगा, वो प्राथमिकता देगा उस विषय को जिसमें उसको ट्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब तय कैसे किया जाएगा कि किस में उसको ज़्यादा ज़रूरत है? तो वो सारा मैनेजमेंट देखेगा अपना कि किस विषय में मैं अपने लेवल पे प्रबंध करके पढ़ाई कर सकता हूँ, किसके लिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत होगी। तो ये क्या हुआ? सीमित साधनों का उपयोग हुआ। किस आधार पे हुआ? प्रबंध के आधार पे, ठीक है। तो इस तरह प्रबंध सहायता करता है साधनों के समुचित उपयोग करने में। इसके बाद अगला पॉइंट आता है नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन क्या होता है? नव प्रवर्तन का आशय होता है नई वस्तु का उत्पादन करना या किसी पुरानी वस्तु में कुछ परिवर्तन करना, पुरानी डिज़ाइन में कुछ परिवर्तन करना, उसको और अधिक उपयोगी बनाना। नव प्रवर्तन यही है।
आज आप लोग देख रहे होंगे कीपैड मोबाइल की जगह आज टच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन आ गए हैं। ये क्या हुआ? पुरानी वस्तु में कुछ नया कर दिया, ये नव प्रवर्तन है। जब मोबाइल नहीं होते थे, टेलीफोन होते थे, तब मोबाइल का आविष्कार हुआ। ये क्या था? नव प्रवर्तन था। आप लोग सामान्य रूप से जो पेन काम में लेते हैं, उसमें भी आजकल ऐसे पेन आ गए हैं जिसके नीचे एक ऐसा रबड़ लगा होता है जिससे आप मोबाइल को टच कर सकते हैं, मोबाइल को टच करने के काम में ला सकते हैं। उसकी कैप ऐसी है, ऐसी डिज़ाइन वाली, जिसमें आप अपने मोबाइल को स्टैंड कर सकते हैं। ये सब क्या है? नव प्रवर्तन। एक ही पेन के 3 उपयोग हो गए। तो नव प्रवर्तन करके आप किसी भी नई वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, पुरानी वस्तु में परिवर्तन कर सकते हैं। ये सब भी प्रबंध से ही संभव है। विपणन करना, वितरण के नए प्रकार ढूंढना। विपणन यानी मार्केटिंग इंग्लिश में कहते हैं। विपणन के अंतर्गत नई नई वस्तुओं के उत्पादन की योजना बनाने से लेके उन वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के बाद उनके प्रति सेवाएं प्रदान करने तक की सारी क्रियाओं से है। तो वितरण के नए प्रकार ढूंढना। आप देख रहे होंगे बहुत सारे दुकानदारों ने फ्री होम डिलीवरी भी चालू की है। ये क्या है? वितरण का एक नया प्रकार है। तो इससे क्या होगा? व्यवसाय आपका आगे बढ़ेगा। तो इसके अंदर योगदान किसका है? प्रबंध का है। जो मानव शक्ति रखता है वही होम डिलीवरी कर सकता है। जिस दुकान के पास उसके कर्मचारी 1 या 2 ही है, वो होम डिलीवरी में ही अपने कर्मचारी को डालेगा तो अपनी दुकान कब चलाएगा? तो मानव शक्ति, मानव संसाधन होगा तो ये प्रबंध हो सकता है। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाना आदि भी नव प्रवर्तन ही है। ठीक है ना? नव प्रवर्तन का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना है। प्रबंध ही इसमें महत्वपूर्ण सहयोग देता है। किसी संस्थान का प्रबंध नव प्रवर्तन पर जितना अधिक ध्यान देता है, वह संस्थान उतनी अधिक सफल होती है। हम इतिहास में देख सकते हैं HMT की घड़ियाँ, उन्होंने कभी अपनी डिज़ाइन में विशेष परिवर्तन नहीं किए। एम्बेसडर कार, उसने कभी अपनी डिज़ाइन में विशेष परिवर्तन नहीं किए। वे संस्थाएं आज ख़त्म हो चुकी है। तो नव प्रवर्तन जहाँ ज़्यादा होगा, वो संस्था उतनी ज़्यादा सफल होगी। अगला पॉइंट आ रहा है संस्थान का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि। संस्थान का आप अस्तित्व बचाना चाहते हो, संस्था जीवित रहे ऐसा आप चाहते हो, संस्थान आगे बढ़े ऐसा आप चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रबंध करना पड़ेगा। किसी भी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य, जिसे संगठनात्मक उद्देश्य कहते हैं, वो उद्देश्य क्या होता है? अपने आप को जीवित रखना, यानी अपना अस्तित्व बनाए रखना। दूसरा है अपने व्यापार में वृद्धि करना, और तीसरा होता है व्यापार के लाभों को बढ़ाना। तीनों चीज़ें होगी तो व्यवसाय लंबी अवधि तक चलेगा। ठीक है ना? तो ये जो प्रबंध होता है वो किसी भी संगठन के विभिन्न मानवीय और भौतिक संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करके इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे है देश का आर्थिक विकास। किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर प्रबंध होगा तो नई नई संस्थाएं जो खुली है अपने प्रबंध के आधार पे आगे बढ़ेगी। वो जब आगे बढ़ेगी तो उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा तो लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा तो ऐसी स्थिति में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जीवन स्तर ऊंचा होगा। कुल मिला के नए नए उद्योगों के विकास से देश का आर्थिक विकास होगा। अगर कोई संस्थान प्रबंध करता है तो वो प्रतिस्पर्धा में सफल होता है। प्रतिस्पर्धा में सफल होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है,
नए नए उत्पाद बढ़ते हैं, उसकी ख्याति बढ़ती है, तो सारे उसके उत्पाद बिकते हैं, उनका उचित मूल्य उसे प्राप्त होता है और इससे अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, संस्थान का विस्तार होगा, विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आय का स्तर बढ़ेगा और देश का आर्थिक विकास होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आ रहा है विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय। विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय होता है। ठीक है, एक संगठन में रुचि रखने वाले अनेक लोग होते हैं। जैसे व्यवसाय का स्वामी, उसको उस व्यवसाय में इंटरेस्ट क्यों है? वो जानता है कि लाभ होगा तो मुझे मिलेगा। व्यवसाय के कर्मचारी, उसका व्यवसाय में हित होता है, रुचि होती है। क्यों होती है रुचि? ताकि उसे पता चल सके उसे कितना वेतन मिलेगा। संस्थान आगे बढ़ेगा तो उसका वेतन भी बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में आगे ग्राहक की भी रुचि होती है। कोई भी संस्थान ये चाहती है कि उसके ग्राहक बढ़े और ग्राहक ये चाहता है कि मैं जिस संस्थान से जुड़ा हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे उत्पाद मिले, तो ग्राहकों की रुचि होती है। आपूर्तिकर्ताओं की रुचि होती है। एक व्यवसाय जो उत्पादन का कार्य करता है वो कच्चा माल कहीं से खरीदता है। जिन लोगों से वो कच्चा माल खरीदता है वो क्या कहलाते हैं? आपूर्तिकर्ता। हर आपूर्तिकर्ता चाहता है कि मेरा माल कोई संस्थान खरीदे, तो आपूर्तिकर्ता की रुचि भी उस संस्थान में होती है जो उसका माल खरीदती है। निवेशक, वे व्यक्ति जो संस्थान में धन लगाते हैं, उसकी भी उस संस्थान में रुचि होती है जिसमें उन्होंने धन लगाया है। वो चाहते हैं कि जिस संस्थान में उन्होंने धन लगाया है वो संस्थान आगे बढ़े, ताकि उन्हें ब्याज के रूप में और लाभांश के रूप में कुछ धनराशि प्राप्त होती रहे। सरकार की भी रुचि होती है। सरकार ये चाहती है कि जो संस्था उनके देश में है विद्यमान, वो संस्थान उनको पर्याप्त टैक्स दे ताकि देश का विकास हो सके। समाज भी चाहता है कि संस्थान, जिस समाज में वो संस्थान स्थापित हुआ है, वो संस्थान उस समाज के सभी हितों की रक्षा करे, उसी समाज के लोगों को रोजगार दे, स्थानीय लोगों को रोजगार दे और साथ ही स्थानीय पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाए और स्थानीय कुरीतियों को दूर करने में भी आगे आए। तो सभी की कोई ना कोई हित होता है, प्रत्येक व्यक्ति की उसमें संस्थान में रुचि होती है। प्रबंध का उद्देश्य है कि इन सभी रुचि रखने वाले पक्षों के मध्य समन्वय स्थापित करे। और प्रबंध का महत्व भी यही है कि उसके माध्यम से रुचि रखने वाले विभिन्न पक्षकारों के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सकता है। प्रबंध कभी भी किसी एक पक्ष को खुश नहीं रख सकता। अगर वो व्यापारी को खुश रखने जाएगा और लाभ को अधिक से अधिक करेगा तो समाज को उसे अत्यधिक मूल्य पर वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। इसमें समाज को नुकसान होगा, व्यापारी को लाभ होगा। तो प्रबंध हमेशा सभी के हितों को संतुलित रूप से देख करके संस्थान को आगे बढ़ाता है, सभी के हितों में संतुलन स्थापित करता है ताकि प्रत्येक की अपेक्षाएं पूरी की जा सके। वो सारी अपेक्षाएं उन सभी के प्रति अपेक्षाएं जिन्होंने संस्थान को कुछ योगदान किया है वो पूरी की जा सके। ऐसा प्रबंध की सहायता से ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 7th पॉइंट, प्रगतिशील समाज का निर्माण करता है। ये प्रबंध की विशेषता है कि वो प्रगतिशील समाज का निर्माण करता है। प्रत्येक संगठन का प्रबंध निरंतर बदल रहे पर्यावरण के अंतर्गत करना होता है। पर्यावरण का मतलब यहाँ व्यावसायिक वातावरण से है, न कि मौसम से है। संस्थान के बाहर का जो वातावरण है जो संस्थान को प्रभावित करता है वो संस्थान के लिए पर्यावरण है। संस्थान को कौन प्रभावित करते हैं? संस्थान को प्रभावित करती है सरकार। संस्थान को प्रभावित करते हैं तकनीकी कारक। तकनीकी में परिवर्तन हुआ, संस्थान में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। आपूर्तिकर्ता ने माल देना बंद किया, संस्थान में परिवर्तन होगा, उससे दूसरे आपूर्तिकर्ताओं से माल लेना पड़ेगा।
संस्थान के जो प्रतिस्पर्धी दूसरे संस्थान हैं वो अपनी नीतियाँ ऐसी बनाते हैं कि वो हमारी संस्थान को प्रतिस्पर्धा में हराने की स्थिति में आ जाए, तो हमारी संस्थान को भी दूसरा अपने प्रबंध में परिवर्तन करना पड़ेगा, दूसरी व्यू रचनाएं बनानी पड़ेगी। इसी तरह संस्थान का ये बाह्य वातावरण हुआ तो आंतरिक वातावरण भी है। संस्थान के अंदर कर्मचारी जो होते हैं, संस्थान के प्रबंधक जो होते हैं, संस्थान की मशीनें, कार्यशक्ति, ये सब क्या है, संस्थान के आंतरिक वातावरण का निर्माण करती है। प्राय देखा जाता है कि संस्थान के कर्मचारी यानी आंतरिक वातावरण से संबंधित जो व्यक्ति है वो संस्थान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो परिवर्तन होंगे उसके कारण अगर वो हमें समझ में नहीं आए तो हमें संस्थान से निकाला जा सकता है, या वो ये जानते हैं कि जिस संस्थान में हम अभी तक जिस वातावरण में काम कर रहे थे वो तो हमारे अनुकूल है, हम उसके अभ्यस्त हो चुके हैं। अब अगर इसमें परिवर्तन होगा तो क्या गारंटी है कि वो हमें परिवर्तन हमारे अनुकूल होगा, हमें समझ में आ जाएगा। तो हमेशा वो परिवर्तन का विरोध करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि परिवर्तन को हम संभाल पाएंगे, तो हमेशा वो विरोध करते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रबंधी होता है जो उन्हें समझाता है, उन्हें तैयार करता है कि वो परिवर्तित वातावरण में, नए वातावरण में कार्य कर सके, कार्य करने के लिए तैयार हो सके। इस तरह प्रबंध सदैव व्यक्तियों को कुछ नए वातावरण, नई तकनीकों की ओर आगे आने के लिए, उनको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे क्या होगा, समाज प्रगतिशील हो जाएगा, वो पुराने पारंपरिक तरीकों को छोड़कर, परंपरागत तरीकों को छोड़कर नवीन तरीकों को अपनाने लगेगा। इस तरह प्रबंध का महत्व प्रगतिशील समाज के निर्माण करने में भी है। इसके अलावा प्रबंध के और भी अधिक महत्व है, आपको अपनी बुक में पेज नंबर 5 में मिल जाएंगे। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति यानी प्रबंध किस प्रकार के नेचर का है। प्रबंध को कुछ लोग कहते हैं ये कला है, काम करने का एक तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, प्रबंध तो एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान में कई सिद्धांत होते हैं, प्रबंध में भी कई सिद्धांत हैं, उनका पालन करा के ही आप प्रबंध कर सकते हैं। तो कुछ लोग इसे कहते हैं ये पेशा है। जैसे डॉक्टर होता है, वो ज्ञान की एक विशेष शाखा में पारंगत होता है और फिर उसी के माध्यम से अपने धन का अर्जन करता है। वकील होता है, वो भी वकालत करता है, LLB करता है, उसकी पढ़ाई करके फिर उसी ज्ञान का उपयोग वो धनार्जन में करता है। इसी तरह प्रबंध भी क्या है, एक प्रबंधक प्रबंध का ज्ञान लेता है और पेशेवर तरीके से वो धन का अर्जन करने में इस ज्ञान का प्रयोग करता है। तो प्रबंध एक पेशा है। तो प्रबंध की प्रकृति में हम यही सब जानेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रबंध बहुविधा है। ठीक है, प्रबंध बहुविधा है। कैसे? बहुविधा क्या होता है? प्रबंध में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रबंध शामिल है। मानव संसाधन प्रबंध, सामग्री प्रबंध, वित्त प्रबंध, बाजार प्रबंध, इतने सारे प्रबंध इसमें शामिल है। इस तरह हम इसे कह सकते हैं ये बहुत सारे अलग अलग ज्ञान की शाखाओं का एक मिश्रित रूप है, इसलिए हम इसे कहते हैं यह बहुविधा है। विधा का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का ज्ञान, ज्ञान की एक विशेष प्रकार की शाखा, और प्रबंध में ऐसी अनेक विधाओं को शामिल किया गया है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, यह एक बहुविधा है। प्रबंध स्वयं एक विधा है, किंतु जैसे जैसे इसका विकास हुआ वैसे वैसे इसमें अन्य विधाओं के गुण भी शामिल होते गए, अन्य विधाओं का योगदान भी शामिल होता गया। तो यह प्रबंध अपने स्वयं में क्या हो गया, बहुविधा। ज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, हर शाखा का थोड़ा थोड़ा रोल प्रबंध को विकसित करने में हुआ। तो प्रबंध में जब ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के सारे गुण आ गए तो प्रबंध क्या हो गया, बहुविधा हम कह सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ना, क्रिकेट में एक प्लेयर होता है, उसमें बैटिंग का भी गुण है, बॉलिंग का भी गुण है, फील्डिंग का भी गुण है, तो क्या कहलाता है, ऑलराउंडर।
उसमें सारी विधाएं हैं, बॉलिंग की विधा भी है, बैटिंग की विधा भी है और फील्डिंग की भी है। तो प्रबंध भी है इसी तरह बहुविधा है। आप देख सकते हैं प्रबंध में अन्य कौन कौन सी विधाएं हैं। आपके मन में प्रश्न आएगा कि प्रबंध में तो आप कह रहे हो बहुत सारी विधा, तो कौन सी विधा है? तो प्रबंध के अंदर भौतिक विज्ञान का भी कुछ गुण है, जीव विज्ञान का भी कुछ गुण है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र, इन सब के कुछ न कुछ इसमें गुण आए हैं। कैसे? आप प्रबंध में एक चीज़ देखते होंगे, प्रबंध में संगठन किया जाता है, लोगों का एक ग्रुप होता है और आप उस ग्रुप को ऑर्डर देते हो, वो आपके अधीन रह के कार्य करता है। जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है उसे बाहर भी किया जाता है। तो ये सारा जो गुण है, संगठन करना, संगठन के सिद्धांत को अप्लाई करना, अधिकारी अधीनस्थ यानी नौकरशाही आदि के संबंध स्थापित करना, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है? राजनीति शास्त्र से। राजनीति में ये सारी चीज़ें होती है, संगठन होता है, नौकरशाही होती है। इसी तरह आप देखेंगे प्रबंध में एक काम होता है डिसीज़न लेना। बहुत सारे अलग अलग वक्त पे प्रबंधकों को निर्णय लेने होते हैं ताकि संस्थान को उद्देश्यों की प्राप्ति में आगे बढ़ाया जा सके। तो निर्णय लेना, प्रबंधकों को ज़रूरत होती है कि एक संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट है, विभाग है, वित्त विभाग भी है, मानव संसाधन विभाग भी है, उत्पादन विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विपणन विभाग, इस तरह अनेक विभाग है। प्रबंधकों को सारे संसाधन का उचित रूप से आवंटन इन विभागों में करना होता है ताकि कोई विभाग परेशान नहीं हो, सभी को अपने उद्देश्यों, अपने कार्यों को पूरा करने का बराबर मौका मिले। तो ये जो निर्णय प्रक्रिया है, संसाधनों का उचित रूप से आवंटन करना है, उनका उचित तरह से उपयोग करना है, ये सारी चीज़ें प्रबंध में अर्थशास्त्र से आई है। इसी तरह किस व्यक्ति से कितना काम लिया जाए, अधिक शारीरिक श्रम वाला कार्य हो तो बीच में 1 घंटे का ब्रेक दिया जाए, कम शारीरिक श्रम का हो तो आधे घंटे का ब्रेक दिया जाए, किसी वर्कर को सप्ताह में कितने दिन, महीने में कितने दिन अवकाश दिया जाए, किसी को कितना वेतन दिया जाए, ये सारी चीज़ें प्रबंध के अंदर कहाँ से आई है? मनोविज्ञान से। तभी हम मनुष्य का व्यवहार समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसे काम देंगे और उसे पारिश्रमिक दिया जाएगा, तब वो काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें जीव विज्ञान और मनोविज्ञान से आई है। व्यक्ति समूह की अवधारणा और उसकी कार्य प्रणाली को समझना, ये सारी चीज़, समूह में व्यक्ति कार्य करता है तो ये चीज़ कहाँ से मिली है प्रबंध को? समाजशास्त्र से। इसी तरह मानव शास्त्र ने व्यवसाय को नैतिक मूल्य, व्यावसायिक नैतिकता आदि विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताया है। तो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की विधाओं ने प्रबंध में अपना योगदान दिया है, इसलिए प्रबंध क्या है? बहुविधा है। ठीक है ना? ये अर्थशास्त्र का पॉइंट, ये राजनीति शास्त्र का पॉइंट, ये जीव विज्ञान का पॉइंट, और फिर उसके बाद में ये समाजशास्त्र का भी पॉइंट आ गया इसके अंदर। ठीक है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, ये सारी चीज़ें इसमें है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है? बहुविधा है। ठीक है, इसके बाद के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रबंध विज्ञान है, कला है, प्रबंध पेशा है और प्रबंध सार्वभौमिक है। प्रबंध की इन सब प्रकृतियों को अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।